एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लेसन 4 यानी साइंस के लेसन 4 का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा लेसन है ये पौधों को जानिए हिंदी मीडियम से है और हिंदी मीडियम की बुक में है और इंग्लिश मीडियम की बुक में भी लगभग सेम है। तो इस तरीके से बताया जाएगा कि जिससे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों को ही समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है पौधों को जानिए, यानी ये लेसन जो है वो किसके रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है। तो जनरली हम लोग कोई भी प्लांट्स देखते हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो जमीन से ऊपर होता है और कुछ पोर्शन जो होता है यानी कुछ हिस्सा जो होता है वो जमीन से नीचे की तरफ होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे दो तंत्रों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे हैं 4.1 में कि ऊपर का लिखा हुआ है हिस्सा प्ररोह तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम कहते हैं, इंग्लिश में शूट सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद से नीचे का जो पोर्शन है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें आपको तमाम चीजें दिखेंगे, प्राथमिक मूल है, द्वितीयक मूल है यानी कि प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है। उसके बाद से ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, पुष्प है यानी कि जो फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है और लीव्स है वगैरह वगैरह। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो इस लेसन का जो आर्टिकल है वो है 4.1 है, जिसमें है शाक के बारे में, झाड़ी के बारे में है और वृक्ष के बारे में कि शाक क्या होता है, झाड़ी क्या होता है और वृक्ष क्या होता है। देखिए, लिखा है कि आप क्या करते हैं, आप अलग अलग तरह के पौधों को देखते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ तो आपकी लंबाई में कम होते हैं, कुछ की लंबाई आपके बराबर होती है, कुछ आपसे बहुत लंबे होते हैं। अब लिखा हुआ है कि तने को स्पर्श कीजिए यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। अब देखिए, ये सब चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हैं, आपके आसपास जो पेड़ होंगे उनको देख के आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लक्षणों के आधार पर इसमें 3 संवर्गों में बांटा गया है। अब देखिए क्या क्या लक्षण है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आ जाइए, सॉरी, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो शाक के बारे में है और झाड़ी और वृक्ष के बारे में अलग अलग लाइंस लिखी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हरे और कोमल तने वाले, यानी कि जिन तनों को जो तने टूट जाए, जनरली तो कोमल अगर कोई चीज है तो वो टूट सकती है, या लचीली होगी तो मोड़ सकती है। हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। और ये छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, यानी इनमें अलग अलग ब्रांचेस नहीं निकले होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, लिखा है कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप होती हैं। कुछ पौधों में जो कुछ पौधों में शाखाएं जो हैं यानी कि ब्रांचेस जो हैं वो क्या होती हैं? तने के आधार के पास होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि तना कठोर होता है और बहुत अधिक मोटा नहीं होता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। तने के बेस से क्या होगा? कई सारे ब्रांचेस निकलती हैं, यही इसमें लिखा हुआ है। और वो क्या होता है, स्टेम जो उसका होता है वो हार्ड होता है, बहुत मोटा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है, जो रिजिड होता है कोई भी। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर, अब जैसे किसी पेड़ को आप लोग देख लीजिए तो उसकी ब्रांचेस जनरली क्या होती हैं? बहुत ही ऊंचाई पे निकलती हैं और ऊपरी भाग से निकलते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार आपने तीनों में देख लिया होगा कि तीनों का जो है आपका यहाँ पर तीनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि शाक में और फिर से उसके बाद से शाक में, झाड़ी में और उसके बाद से वृक्ष में। तो क्या क्या डिफरेंसेस है ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, आप अलग अलग अगर अपने आसपास के खेतों में या खलिहानों में या कहीं भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी हमने जो बताया, अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, यानी कि वो क्या होते हैं? वो फैलते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। जैसे क्यूकम्बर की बात हम करें, अगर खीरे की बात करें, तरबूजे की बात करें, तो ये सब इनमें क्या होते हैं? विसर्पी लता होती है। या क्या होते हैं? ये फैलते जाते हैं और ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं। इसमें आपको दिखाया भी गया है विसर्पी लता, है ना? नाशपाती जो होता है, खरबूजा जिसे कहते हैं, और
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, जैसे आप लौकी का देख लीजिए। लौकी का जब पौधा हम जब क्या करते हैं कि जब बुआई करते हैं तो उसके बीज लगाने के बाद स्टेम्स निकलते हैं, जो उसमें से जो छोटे-छोटे धीरे-धीरे जब पौधा हमारा जो होता है वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद से धीरे-धीरे जब हम उसे किसी चीज़ के सहारे उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारे छत पे या टिन शेड अगर है उस पे हम जहाँ पे भी उसको जिधर जो डायरेक्ट करना चाहिए जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में चला जाता है। और ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं, आरोही कहते हैं, ठीक है। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें हो गया क्रीपर, हो गया क्रीपर जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे विसर्पी लता कहते हैं। और एक हो गया क्लाइंबर जो क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसके बाद आता है तने का नंबर, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, आप प्रैक्टिकल पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है। हमको मेनली इसमें आपको टॉपिक समझाना है, टॉपिक डिस्कस कराना है। और यहाँ पर जो देखिए प्रैक्टिकल है वो उसको उसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें, खुद से अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करें, है ना। हर एक चीज़ इंसान को टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई भी चीज़ होता नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा है कि आगे लिखा हुआ है कि स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है कि जो भूमि से ऊपर का जो भाग होता है पौधे में, जो भूमि से उधर ऊपर का भाग होता है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें से ब्रांचेस अलग-अलग ब्रांचेस निकलती हैं, वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे ही हम तना कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा आपको कि अवलोकन करें, तुलना अपने साथियों द्वारा किए करें। आपने क्या देखा, तने, पत्तियाँ, शाखाएँ, कली, फल एवं फूल होते हैं। तो हमने भी यही बताया कि भूमि से ऊपर का वह हिस्सा जो जिसमें से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, और फूल और फल दोनों निकलते हैं। ये सभी इस तरह की चीज़ें अगर आपको देखने को मिले उसे स्टेम कहते हैं। एक तरीके से ये कह लें कि जो तना होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, जो पौधों को साधने के लिए यानी कि सीधा रखने के लिए, या फिर उसके अंदर के जो संक्रियाएँ हैं, यानी कि संक्रियाएँ जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या किस तरीके से स्टेम का रोल होता है। स्टेम का जनरली ना करके हम ये कह सकते हैं, स्टेम के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसका रोल होता है। इस तरीके से अब आगे हम देखें पत्ती के बारे में लिखा हुआ है। पत्ती क्या होता है, तो लिखा देखिए कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। यानी कि जब हम पत्ती को तोड़ते हैं तो एक मोटा सा हिस्सा अपने हाथ में अगर हम उसको लेके समझे, तो वो जो पोर्शन जो तने से अलग हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। जो चपटा हिस्सा है यानी कि जिसको हम लीफ, जनरली अब हम लोग जो बच्चे होते हैं, बच्चों से कहा जाए लीफ के बारे में, तो अगर लीफ के बारे में बात करें तो उसे वो लीफ कहेंगे, फलक कहेंगे। अब इसके बाद से लिखा हुआ है कि आप अपने आस-पास के मतलब क्या कीजिए कि कोई भी प्लांट का एक पत्ता लीजिए, और पत्ती लेकर उस पे क्या कीजिए, आप उसको ये सारी चीज़ें नोट करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार हमने देखा, तने के बारे में देख लिया, तने के बारे में पढ़ लिया, पत्ती के बारे में भी पता चल गया हमें। पत्ती जो जनरली अगर हम तना और पत्ती, फल या उसके फूलों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम प्ररोह तंत्र की बात कर रहे हैं ना, मूल तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पर्णवृंत हो गया, यानी कि पर्णवृंत वो हिस्सा हो गया पत्ती का जहाँ से क्या हुआ, वो जो स्टेम से वो अलग हुआ है। फलक क्या हुआ, फलक जो चपटा पटल होता है जो पत्ती का, उसे हम फलक कहते हैं। इसके बाद से आगे आप देखिए, तो जो देखिए आपको पढ़ना कैसे है, सबसे एक बड़ी चीज़ आपके सामने आ रही होगी कि पढ़ना कैसे है, या टीचर कैसे समझ पाता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो देखिए इसमें कोई भी आर्टिकल दिया हुआ है ना, तो आर्टिकल में मेन चीज़ों को वो क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, यानी कि डार्क कर दिया गया है उसको। तो आपको उसको खास तौर से ध्यान देना है कि आप वहाँ पे उस चीज़ को, उसमें आपका ध्यान जाए वहाँ पर, इसीलिए उसने क्या किया है, ओवरलाइन किया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि उसको हाइलाइटेड किया गया है। अब देखिए शिराओं की बात हो रही है, शिरा किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि जो पत्तियों पर जो रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि पत्तियों पर अलग अलग क्रॉस डिजाइनिंग होती है, यानी कि जो उसकी मेन रिब होती है, पर किसी भी लीफ की जो मेन रिब होती है, रिब से जो जो आपको ब्रांचेस निकली हुई दिखाई देंगी, उसे हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और जो बीच बीच में यानी कि मिड रिब जिसे हम कह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। और आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ऐसे शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। घास की पत्तियों को आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है हमारा, उसमें है वेपराइजेशन के बारे में दिया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है ना कि वाष्प का उत्सर्जन। इसका अगर हम जरा थोड़ा विक्षेप करेंगे तो इसका मीनिंग निकल के आएगा कि वाष्प का उत्सर्जन। तो जनरली ये वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से, ये पत्तियों के द्वारा होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें जो पर्णरंध्र होते हैं, यानी कि जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जब खुलते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जो बाहर होता है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वो ऑक्सीजन हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन होता है, H2O का ऑक्सीजन होता है। और वो ऑक्सीजन जो क्या होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि पौधों से ये निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है। लिखा है कि जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये भी हमने अभी बताया आपको कि इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन एक ये प्रोसेस है, इसको इसलिए एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से क्रियाकलाप। अब देखिए रूट के बारे में दिया हुआ है, अभी हमने क्या पढ़ा था, शूट सिस्टम पढ़ा था, शूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र पढ़ा था। अब इसके बाद से हम लोग रूट सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश संश्लेषण को भी दिखाया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब सनलाइट प्रेजेंट हो, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रकार भोजन बनाते हैं, तो जमीन के हिस्से से, यानी कि जो रूट होता है, रूट से वो क्या अब्जॉर्ब करते हैं, जमीन से जब हम पानी डालते हैं तो पानी कहाँ जाता है, उसके जड़ में जाता है, रूट में जाता है। तो रूट से वो क्या करते हैं, वाटर वाटर और मिनरल्स को लेते हैं, और एयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, यानी कि जो ग्रीन लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है, ये फूड बनाने के बाद फिर ये रूट्स में चला जाता है। अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, किसी दिन हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत ही डिटेल और आप लोगों को बिल्कुल
व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इसको समझ जाएं, अभी आपको अगले क्लास में भी फिर इस फोटोसिंथेसिस को समझना होगा और अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। रूट के बारे में लिखा हुआ है कि रूट क्या है। रूट के बारे में अगर देखें तो रूट है हमारा, दो तरीके के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट होता है और एक हमारा फाइब्रस रूट होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के रूट्स का डिस्कशन हुआ है आपके बुक में। सकते हैं हम लोग कि मूसला जड़ और पार्श्व जड़ के बारे में डिस्कस किया गया है। मूसला जड़ किसे कहते हैं? मूसला जड़ का मतलब जिसे हम टैप रूट कहते हैं। टैप रूट क्या होता है कि जिसमें एक मिड रूट होता है, यानी कि मेन रूट होता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। और जो फाइब्रस रूट होता है, जैसे आपने कभी घास वगैरह जो होगा जमीन से साफ करते हुए, मतलब कभी कभी स्कूलों में क्या होता है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट की बात जैसे हम लोग कर रहे थे, टैप रूट मतलब कि अगर हम जैसे देखें, अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर को जब भी हम क्या करेंगे, अगर गाजर को हम पुल आउट करते हैं जमीन से, तो जो हमें मिलेगा वो टैप रूट की तरह हो जाएगा। यानी कि गाजर है, मूली है, ये मेन एक रूट है, इसमें छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती हैं। या कोई भी और फ्लावर प्लांट ले लीजिए, लेकिन जो घास होता है, घास को जब भी आप उखाड़ेंगे या जमीन से पुल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक छोटे छोटे रूट्स के फॉर्म में और आपको दिखाई देगा। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट भी कहते हैं। इसकी रूट जमीन के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, और ये जो टैप रूट होता है यानी कि मूसला जड़ जो होता है वो ज़मीन के अंदर लंबी गहराई तक जा सकती है। अगर मिट्टी नर्म है तो ज़्यादा गहरी होगी, अगर पानी नहीं मिला तो उस रूट को जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मुख्य जड़ इसमें नहीं होता है, किसमें, तो जो रेशेदार यानी कि जो फाइब्रस रूट होता है उसमें कोई मेन रूट नहीं होता है, लेकिन टैप रूट में एक मेन रूट होता है, उसी से सारी ब्रांचेज अभी हमने बता दिया निकली हुई होती हैं। ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आपको इसमें पढ़ लेना है। और पुष्प के बारे में दिया हुआ है, फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि फ्लावर क्या होते हैं, किसे फ्लावर कहते हैं। कोई भी प्लांट में, जब क्या होता है कि जो आपको कलरफुल पार्ट जनरली देखने को मिलता है, जैसे हम गुलाब की बात करें या किसी भी प्लांट की बात करें, तो आपने फूल तो देखा ही होगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पुष्प क्या होते हैं। और इसमें अलग-अलग पार्ट होते हैं। क्या-क्या पार्ट होते हैं? तो देखिए इसमें पेटल्स होती हैं, है ना? बाह्य दल दिया हुआ है। अब हिंदी के हिसाब से बच्चों जब हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएँगे तो इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा बच्चों को। तो बाह्य दल किसे कहते हैं, पंखुड़ियाँ किसे कहते हैं? तो चलिए इसको देख लेते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन-सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। यानी कि खिले हुए फूल का जो प्रमुख भाग होता है, यानी कि जो ये पत्तियों के नुमा आपको पत्तियों नुमा दिखाई दे रहा है, छोटे-छोटे इसे पेटल्स को पंखुड़ियाँ जो कहते हैं जिन्हें। तो ये क्या है, ये प्रमुख भाग है। अगर इसको निकाल दें तो वो फूल क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल आपको अजीब दिखाई देगा, है ना? जैसे इस तरीके से दिखाई देगा, किसी के सर पे बिल्कुल बाल ही ना हो। अब आगे देखिए इसमें लिखा है बाह्य दल के बारे में। तो बाह्य दल क्या होता है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? बाह्य दल यही होता है जो नीचे अगर आप देखेंगे तो हरा-हरा, जैसे गुलाब के फूल की बात करें हम, तो उसमें हरा-हरा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वही बाह्य दल है। ठीक है? इसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें दिया हुआ है पराग कोश क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है। ये सभी जनरली आपको जानने वाली चीज़ें हैं और आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के बारे में। पराग कोश क्या होता है, यानी कि ये नए फूलों के निर्माण में ये सारी जो तीनों दिया गया है, नामांकन किया गया है इसमें एरो बनाकर, ये सभी क्या काम करते हैं, ये सभी प्लांट्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या नए प्लांट्स को या नए फ्लावर्स के लिए ये सारे हिस्से जो हैं, ये सारे भाग जो हैं कार्यरत होते हैं। लिखा गया है इसमें कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केंसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित, अब एक ये फूल हो गया, अब इस फूल के केंद्र में कौन सा स्थित है, इस फूल के केंद्र में देखिए केंद्र में स्थित कौन सा हिस्सा है, तो केंद्र की बात अगर करें तो ये वाला हिस्सा है, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन वाला हिस्सा जो क्या है, ये क्या है, ये स्त्री केसर है। और स्त्री केसर के चारों तरफ क्या है, स्त्री केसर के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि परागकोश की जो नलियां हैं, यानी कि पुंकेसर के साथ लगी हुई परागकोश है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, परागकोश के बारे में दिया हुआ है। परागकोश ऊपर का होता है, इसमें छोटे-छोटे सीड्स की तरह होते हैं कुछ, जो एक तरीके से कह लीजिए कि नए प्लांट के जनरेशन में काम करते हैं। इसे हम तंतु कहते हैं, ये पूरे पुंकेसर के भाग हैं। अगर पुंकेसर के बारे में हम कहें तो पुंकेसर में एक तंतु होता है और एक परागकोश होता है। ठीक है, पुंकेसर में एक क्या होता है, एक तंतु होता है और एक परागकोश होता है। और ये पुंकेसर जो होता है स्त्री केसर के चारों तरफ लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्त्री केसर के भागे, तो स्त्री केसर में क्या होता है, स्त्री केसर में वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है और अंडाशय होता है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है बाय लेंथ एंड
क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया गया है, बीच से काटा गया है एक बार, और एक बार इसको वर्टिकली काटा गया है। ठीक है, एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली काटा गया है, और उसमें दिखाया गया है कि ये काटने पर कैसा दिखाई देता है। कौन? ये दिया है अंडाशय दिया है। यानी कि आप जब इस त्रिकेसर को देखें, एनालिसिस करेंगे, तो सबसे ऊपर आपको वर्तिकाग्र मिलेगा, फिर वर्तिका मिलेगी, वर्तिका के नीचे अंडाशय मिलेगा, और अंडाशय को जब हम कट करेंगे तो हमको ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। अब अंडाशय की संरचना में लिखा हुआ है कि ये इस त्रिकेसर का सबसे निचला और फूला भाग है, और इसकी आंतरिक संरचना के लिए इसको काटना पड़ता है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसको ओपन करना पड़ता है। और बीजांड किसे कहते हैं, है ना? आवर्धन क्लेव्स की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं, और अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। देखिए यहाँ पर एरो बना के दिखाया गया है फिगर 4.26 में कि बीजांड किसे कहते हैं। इसके बाद से कुछ प्रमुख शब्द हैं। आरोही क्या है, संवहन क्या है, विसर्पी लता क्या है। यानी कि बच्चों, अगर आपको इस बुक को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूसला जड़ क्या है, शिरा क्या होती है, वृक्ष किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या है, झाड़ी क्या है, बाह्य दल क्या है, जालूका रूपी शिरा विन्यास किसे कहते हैं, स्त्री कैंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पर्णवृंत क्या है, पंखुड़ियाँ क्या है, समांतर शिरा विन्यास क्या है, बीजांड अभी हमने जो डिस्कस किया। इस प्रकार हम लोग सारे इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, और ये जो सारांश है, इस सारांश को पढ़ेंगे तो भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अब आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन, और आपको आई होप कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये चैनल हमारा बहुत ही न्यू है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ें, और जो जिस भी लेसन, जिस भी सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, उसको आप कमेंट करें, ताकि हम लोग आगे इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहता है, और आपके सजेस्ट करने से ही हम लोग इसमें और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ऑडियंस जो होती है, ऑडियंस एक ताकत होती है, और हम बहुत जल्द इसमें इंग्लिश मीडियम को भी, इंग्लिश मीडियम की बुक के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी हमारा 2 लेसन क्लास 6 का हो गया है। इसके बाद केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी से एक लेसन हमारा हो गया। उसके बाद हम फिजिक्स के 1-2 लेसन को कवर कराएँगे। उसके बाद हम क्लास 7 पे चलेंगे, और इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट से थोड़े-थोड़े टॉपिक्स को हम लोग ऐसे यूट्यूब पे कवर कराएँगे, और कुछ टॉपिक्स को हम लोग आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।